तो मैंने इसको जब x माना और इसको y माना तो x प्लस वाई कितने रुपीस का हो गया, 90 रुपीस का हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या नजर आ रहा है आपको, क्या बन गया, तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल बन गई। तो मुझे कितने मिलेंगे वापस, 2 पोटैटो वापस मिलेंगे। मोटर को करंट चाहिए चलाने के लिए और मैं चाहूंगा मोटर में करंट बनेगा, तो मोटर मैंने तार बंधे, तार द्वारा से मोटर में लगा दिए, फिर मेरे दिमाग में ये चला कि मैं मोटर को घुमाऊंगा तो उसमें करंट बनेगा, वो करंट तार में जाके फिर दोबारा मोटर में आएगा, जब मोटर में करंट आएगा तो मोटर चलेगी, जब मोटर चलेगी तो उसमें करंट बनेगा। इस तरीके से करंट इनफाइनाइटली सॉल्यूशन में चला जाएगा। इस चीज को परपेचुअल मशीन कहते हैं। फोक्स, तो आज बारी सब्स्टिट्यूशन मेथड की है। तो अभी तक की कहानी क्या थी, अभी तक का जो हमने कंक्लूजन निकाला है इस चैप्टर का वो क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन 2 वेरिएबल के साथ होगी। मैंने x और y यूज किया है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। 2 वेरिएबल के साथ जब इक्वेशन यूज होगी उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। 1 डिग्री वालों को तो लीनियर कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई विद 2 वेरिएबल। यही हमारे चैप्टर का नाम है, यही हम अभी पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल उसमें क्या बताते हैं, 2 वेरिएबल बताते हैं कि हमें मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए, यानी एक इक्वेशन और चाहिए, तब जाके x का एक आंसर आएगा और y का एक आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने 2 इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन भी ले ली। अब हमारे पास अगर 2 इक्वेशन है तो ये कंफर्म नहीं है कि हमारे पास आंसर आएंगे। ये 2 इक्वेशन है जो है, इनको लाइन भी समझ सकते हो, क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये लाइन बनाएगी और ये भी लाइन बनाएगी। तो अगर मैं लाइन बोलूं या फिर इसको इक्वेशन बोलूं, दोनों एक ही चीज है। तो 2 जो इक्वेशन है या फिर लाइन है, ये जरूरी नहीं है आंसर दे। हो सकता है ये कंसिस्टेंस हो सकता है ये इनकंसिस्टेंस हो। लास्ट लेक्चर में कंफर्म कर चुके हैं कि रेशियो के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो कंसिस्टेंस है या फिर इनकंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस कब होंगी, जब वो एक या एक से ज्यादा आंसर देंगी। तो किस किस केस में देंगी, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, जब आपस में इंटरसेक्ट करती होंगी, या फिर कोइंसाइड लाइन होंगी, एक के ऊपर एक लाइन होगी। ये दोनों केसेस में क्या होने वाला है, वो कंसिस्टेंस लाइन होने वाली है। इनकंसिस्टेंस कब होंगी, जब पैरेलल होंगी। अच्छा, पैरेलल कब होती थी, जब ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो इस रेशियो के बराबर नहीं होता था, तब क्या होती थी, पैरेलल लाइन होती थी। पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो कितने आंसर आने वाले हैं, एक भी आंसर नहीं आने वाला है, इसीलिए वो इनकंसिस्टेंस है। तो इनकंसिस्टेंस को निकाल दो, हमें इनकंसिस्टेंस चाहिए ही नहीं। मान लो 2 इक्वेशन है और हम कह देते हैं वो कंसिस्टेंस भी है, यानी आंसर भी देंगी, तो वो या तो एक आंसर देगी या एक से ज्यादा आंसर देगी। एक आंसर कब देगी, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगी, जब ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर नहीं होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, लास्ट लेक्चर देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रेशियो से हम कैसे डिसाइड करते हैं कि लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अगर ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर नहीं है, तब हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्टिंग का मतलब एग्जैक्टली 1 आंसर आने वाला है, x का भी एक आंसर आने वाला है, y का भी एक आंसर आने वाला है। तो हमें बस यही चाहिए, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये कंसिस्टेंस लाइन है। दूसरी कंसिस्टेंस क्या थी, दूसरी कंसिस्टेंस लाइनें जो थी वो कोइंसिडेंट लाइनें थी। एक्चुअल में एक ही इक्वेशन होगी, दोनों एक ही इक्वेशन होंगी, अलग अलग फॉर्म में लिखी हुई होंगी। तो क्या होगा, एक के ऊपर एक प्लॉट होंगी, एक के ऊपर एक प्लॉट, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देने वाली है। हमें वो नहीं चाहिए, रियल लाइफ में हमें वो नहीं चाहिए। रियल लाइफ में हमें किसी का एक आंसर चाहिए एग्जैक्टली, x का बताओ क्या होगा और y का बताओ क्या होगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, तो अभी क्या हमने देखा कि 2 इक्वेशनें होंगी, इनकंसिस्टेंस हमें चाहिए नहीं, कंसिस्टेंस में से भी कौन सी चाहिए, इंटरसेक्टिंग चाहिए। तो कब मिलेंगे, जब ये दोनों रेशियो बराबर नहीं होंगे। मान लो हमारे पास 2 इक्वेशन है और उनके ये रेशियो बराबर भी नहीं है, यानी इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, अब उसका आंसर कैसे निकालोगे, तो उसका आंसर आप निकालते थे ग्राफ पे प्लॉट करके। अभी मैंने कहा था ये इक्वेशन यानी लाइन, इस लाइन को प्लॉट करोगे, मान लो ऐसे प्लॉट हुई, इस वाली लाइन को प्लॉट किया, मान लो यहाँ प्लॉट हुई, तब आप इनकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढोगे जहां पे इंटरसेक्ट हुए हैं। यही आंसर है, क्योंकि इस पॉइंट का एक x एक्सिस एड्रेस होगा और एक y एक्सिस एड्रेस होगा। अगर x एक्सिस पे जाओगे प्रोजेक्शन लेके तो x एक्सिस वाला आंसर मिल जाएगा, और y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेके जाओगे तो y का आंसर मिल जाएगा। यानी ये एक आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। ये वाला कहां पे जाएगा, x के पास जाएगा, और ये वाला कहां जाएगा, y के पास जाएगा। यानी x का आंसर मिल गया हमें, y का आंसर मिल गया। तो क्या दिक्कत है, जब हमारे पास 2 इक्वेशन है, अगर वो कंसिस्टेंस नहीं है तो आंसर तो कैसे भी नहीं आएगा, या फिर कंसिस्टेंस है और जो है कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, हमारे काम के नहीं है वो। चलो मान लो इंटरसेक्टिंग है वो, अगर एक आंसर दे रहे हैं तो ठीक तो है, ग्राफ से हमें मिल तो जा रहे हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर आगे बढ़ोगे एलिमिनेशन मेथड क्यों इंट्रोड्यूस करा है, इसलिए करा है, मान लो हमारे आंसर में √2 आने वाला है या फिर √3 आने वाला है, यानी x के जगह या फिर y के जगह √2 √3 इस तरीके से आंसर आने वाले हैं। इनमें क्या दिक्कत है, या फिर मान लो 1.213 कुछ करके आंसर आने वाला है, तो क्या दिक्कत है, इसको भी हम ग्राफ से प्लॉट करके निकाल लेंगे। नहीं, इसको इस वजह से नहीं निकाल सकते क्योंकि जब हम ग्राफ पे इंटरसेक्टिंग लाइन को प्रोजेक्ट करते हैं तो हम अंदाजा ही तो लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 2 होता, ये 3 होता, तब हम अंदाजा लगाते हैं ये लगभग 2 के बीच से थोड़े पहले है, तो हम कह देंगे 2.4 होगी x की वैल्यू। जब तक इंटीजर वाली वैल्यू थी तब तक कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि इंटीजर के लिए हमारे पास चीजें अवेलेबल थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, √2 के पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर आने वाले हैं।
मान लो ये है, ये अगर आंसर आना था हमारा एक्चुअल में, ठीक है, और हमने प्रोजेक्ट किया तो हमें लगा शायद 1.20 आंसर है, या फिर हो सकता है हम कह दें 1.22 आंसर है, ठीक है, या फिर कोई कोई धोखे में ये भी कह दे कि 1.21 आंसर है तो उसका आंसर ठीक हो गया, लेकिन ये भी तो चांसेस हैं क्योंकि प्रोजेक्ट करते हुए उसको 1.20 मिल जाए या 1.22 मिल जाए, तो एक्चुअल में ये आंसर तो गलत है ना, आंसर तो ये होना चाहिए था। इसका मतलब ग्राफ पे आंसर गलत मिल सकते हैं, ग्राफ गलत नहीं दे रहा है, जब हम प्रोजेक्ट करते हुए पढ़ रहे हैं ग्राफ को तो हमसे गलती हो जा रही है क्योंकि हम इतने प्रिसाइज वे में नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको। तो इसका मीनिंग ये हो गया ये फीजिबल नहीं है। फीजिबल मतलब ये जरूरी नहीं है आंसर सही से दे दे, जब तक इंटीजर है तब तक बढ़िया काम चल रहा है, जैसे ही इर्रेशनल नंबर आने लगे तब आंसर हो सकता है हम गलत पढ़ लें या फिर गलत प्रोजेक्ट कर लें। आपको लगता होगा 1.21 या फिर 1.20 1.22 में कितना ही फर्क है, 19-20 का फर्क है ना, तो ठीक है। ऐसे देखो, मान लो ये ग्राफ एक कंपनी का है कि कंपनी का टर्नओवर हर साल कितना हो रहा है, आपको पता है कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में होता है, तो मान लो करोड़ में निकल रहा है, आंसर आना था 1,21,00,000, ठीक है, ठीक है। अब आपने प्रोजेक्ट किया 1,20,00,000 इसका जो है सेल हुई है या फिर उन्होंने बाई किया है, जो भी किया, टर्नओवर जो है 1.20 है, या फिर आपने कह दिया 1,22,00,000 रुपए का टर्नओवर हुआ है। एक्चुअल में कितना हुआ था? 1,21,00,000 का। अब आपको लगता होगा कि सिर्फ 19-20 का फर्क है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 1,00,000 का फर्क आ गया। 1,00,000 का फर्क क्यों आ गया? क्योंकि हमने इस वाली लाइन पे करोड़ प्रोजेक्ट कर रखे हैं, तो तुम्हें पता लग गया होगा कि पॉइंट की छोटी सी वैल्यू भी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है कंपनी का। ओके, तो पूरे लेक्चर की समरी क्या है कि लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल की आपके पास 2 इक्वेशनें होंगी। 2 इक्वेशन होने के बावजूद ये कंफर्म नहीं कह सकते आप कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। उन दोनों के आपको रेशियो चेक करने होंगे, फिर देखना होगा क्या वो कंसिस्टेंस है या फिर इनकंसिस्टेंस है। इनकंसिस्टेंस कब होंगी? जब पैरेलल लाइनें हैं। अगर पैरेलल लाइनें आई हैं यानी इनकंसिस्टेंस आई हैं, तब आप आंसर निकालने का कोई फायदा नहीं है। कोई सा भी मेथड निकाल लो, आंसर नहीं आने वाला है। दूसरा केस, अगर मान लो आपके पास इनकंसिस्टेंस लाइनें नहीं आई हैं तो कंसिस्टेंस लाइनें आएंगी। कंसिस्टेंस में भी 2 केस हो सकते हैं, या तो कोइंसिडेंट लाइनें होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। अगर कोइंसिडेंट लाइनें हैं यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आने वाले हैं, तब हम उसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली एक आंसर चाहिए। एक आंसर कब आएगा? जब कंसिस्टेंस तो हो और वो इंटरसेक्टिंग लाइनें भी हों। इंटरसेक्टिंग लाइनें कब होंगी? जब ये रेशियो इस रेशियो के बराबर नहीं होगा। जब ये रेशियो दोनों बराबर नहीं होंगे, वो इंटरसेक्टिंग लाइनें नहीं होंगी। अब आप आराम से कोई सा भी मेथड निकाल के सॉल्व कर सकते हो। तो आपने जब ग्राफ वाला मेथड लगाया, तो जब तक इंटीजर वाले आंसर आएंगे तब तक आप एग्जैक्टली आंसर निकाल लोगे। जैसे ही आपके पास इरेशनल नंबर वाले आंसर आने लगे, तब आप हो सकता है प्रोजेक्ट करो और पढ़ते टाइम गलत पढ़ लो और गलत आंसर निकाल लो। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा फीजिबल आंसर नहीं है, बहुत ज्यादा फीजिबल तरीका नहीं है, इसको आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, हर जगह तो यूज नहीं कर सकते, इसीलिए इसके बदले में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा उसका नाम है वैसा ही वो एक्चुअल में फंक्शनलिटी करता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब है? 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन में से कोई से भी वेरिएबल का वेट निकाल लो। वेट मतलब वैल्यू निकाल लो एग्जैक्टली, यानी एक वेरिएबल को एक साइड में रोक लो, बाकी सबको उधर ले जाओ। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या वो वेरिएबल यूज हुआ है। जब इस वेरिएबल को आपने यहां रोक लिया, बाकी सबको उधर ले गए, मानी ये अकेला वेरिएबल उन सबके बराबर है, यानी इसके जगह पे वो सब कुछ रख सकते हो। जैसे ही आप वो सब कुछ रखोगे तो ये पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल की बन जाएगी। देखो, ये स्टार्ट चैप्टर ऐसे ही हुआ था कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन है, कितने भी डिग्री की हो, वो सिर्फ ये बताएगी कि हर एक वेरिएबल का कितने आंसर आने वाले हैं। हम सॉल्व कब कर सकते हैं? सिंपली आंखें बंद करके सॉल्व कब कर सकते हैं इक्वेशनों को? जब पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा। सिंपली उस वेरिएबल को एक साइड में रोक लो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। और भी आसान करना है तो एक वेरिएबल हो और लीनियर इक्वेशन हो। ठीक है, x + 5 = 20, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। यानी कि हम बहुत आसानी से सॉल्व क्या कर सकते हैं? लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल कर सकते हैं। तो ये लीनियर तो है लेकिन 2 वेरिएबल है, तो कुछ ऐसा कर दो कि ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन जो है वो एक वेरिएबल वाली बन जाए। यानी या तो गायब कर दो y और कुछ और रख दो इसके जगह पे, या फिर गायब कर दो x और कुछ और रख दो इसके जगह पे। जो कुछ और रखो वो उसमें x होना चाहिए। तो बस यही रूल अपनाएंगे इसमें कि किसी एक वेरिएबल को इधर रोक लो। मान लो आपने x को इस साइड में रोक लिया, बाकी सब कुछ उधर ले गए। इसका मतलब ये हो गया x इन बची हुई चीज के बराबर है, तो x की जगह पे वो बची हुई चीज रख दोगे। बची हुई चीज में क्या होगा? ये कांस्टेंट है, नंबर होगा, ये भी नंबर होगा, ये भी नंबर होगा, ये वेरिएबल है। और एक्चुअल में ये वेरिएबल तो ऊपर पहले से यूज हो चुका है, तो इसके जगह पे जो भी नंबर आएगा उसमें y होगा। जब y और y है तो लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल हो गया, और 1 वेरिएबल वाली आपको सॉल्व करना आती है। तो सिंपली इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आपके अगर समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो मेरे पास ये एक अनियन है, ये एक पोटैटो है, पटैटो वट एवर यू कॉल इट। ये कोई मास्टर शेफ की क्लास नहीं है, ठीक है, मैं आपको खाना बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ मैथ पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, तो सिंपली मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं। मैं सब्जी वाले से जब खरीद के लाया
तब ये दोनों चीज़ें कंबाइनली मुझे 90 रुपीज़ की पड़ी, यानी ये और ये मुझे 90 रुपीज़ की पड़ी। अब अनियन और पोटैटो इंडिविजुअली कितने कितने रुपीज़ के हैं ये मुझे नहीं पता, यानी इसका प्राइस क्या है मुझे नहीं मालूम, इसका प्राइस क्या है मुझे ये भी नहीं मालूम। जब कोई चीज़ मैथ में मालूम नहीं होती है तब हम उसको क्या मानते हैं, यस वेरिएबल मानते हैं। तो दो चीज़ें अलग अलग है ना, हो सकता है ये 50 रुपीज़ की हो, ये 50 रुपीज़ की हो, ये 60 की हो, ये 40 की हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, इसको हम y मानेंगे, x नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जब दो अलग अलग चीज़ें नहीं पता होती हैं तो दो अलग अलग वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो मैंने इसको जब x माना और इसको y माना तो x प्लस वाई कितने रुपीज़ का हो गया, 90 रुपीज़ का हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या बन गया, तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल बन गई, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, पहला ये पोटैटो जिसको हमने x माना है, दूसरा ये अनियन जिसको हमने y माना है। तो x प्लस वाई 90 रुपीज़ का है। अभी हम पढ़ चुके हैं जब हमारे पास दो वेरिएबल होंगे और एक ही इक्वेशन होगी तब इम्पॉसिबल है उसका एग्जैक्टली एक आंसर बताना, क्योंकि ये 10 रुपए का हो सकता है, ये 90 रुपीज़ का हो सकता है। आई नो ज़्यादा महंगा हो गया लेकिन फिर भी ठीक है, अजम्पशन मान लो, अभी अज्यूमशन ही है सब कुछ। तो ये 90 रुपीज़ का हो सकता है, ये 10 रुपीज़ का हो सकता है, ये 20 का हो सकता है, ये 80 का हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। दोबारा से जब मैं उस सब्जी वाले के पास गया तब मैंने उसको एक अनियन रिटर्न किया कि इसके बदले आप मुझे पोटैटो दे दो। तो सिंपली उसने एक अनियन लेके मुझे दो पोटैटो रिटर्न किए। ठीक है, तो एक्चुअल में उसने एक अनियन जो है रिटर्न किया, यानी उसकी वैल्यू क्या थी, दो पोटैटो के बराबर थी, यानी अनियन, यानी कि इसको हमने क्या माना था y, तो y इज इक्वल टू क्या है 2x के बराबर है, यानी y इज इक्वल टू 2x के बराबर है। तो हमारे पास दो इक्वेशनें आ चुकी हैं। पहली वाली इक्वेशन क्या थी कि जब एक अनियन और एक पोटैटो दोनों 90 रुपीज़ के थे, मुझे नहीं मालूम ये कितने का था, ये कितने का था। फिर मैंने कहा एक अनियन ले लो, वापस मुझे क्या दोगे, तो उसने एक अनियन के रिटर्न में मुझे दो पोटैटो दिए। इसका मतलब एक अनियन की अकेले की वैल्यू कितनी है, दो पोटैटो है। सिंपली ऐसे देखो कि मेरे पास अगर पूरी इक्वेशन में सिर्फ पोटैटो होते तब मैं सॉल्व कर लेता पोटैटो की वैल्यू क्या है। अगर मेरे पास सिर्फ अनियन होते तब भी मैं सॉल्व कर लेता कि सिर्फ अनियन की वैल्यू क्या है। क्या मान लो, लेट्स से एग्जांपल, मेरे पास दो पोटैटो होते ऐसे करके, मैं कहता आपसे कि ये दो पोटैटो हैं, मैं ये दोनों 20 रुपीज़ के लेके आया हूँ। ठीक है, ये प्लस ये इस इक्वल टू 20 रुपीज़ हैं, ये दोनों सेम ही हैं, पोटैटो सेम प्राइस के होंगे तो उनको x और x मानोगे तो 2x इस इक्वल टू कितने हो गए, 20 रुपीज़ हो गए। तो सिर्फ x कितना हो गया, जब ये 2 जाके डिवाइड होगा नीचे तो x कितने का हो गया, 10 रुपीज़ का हो गया। तो ये 10 रुपीज़ का है, ये 10 रुपीज़ का है, क्योंकि एक इक्वेशन थी, एक वेरिएबल था, मैंने सॉल्व कर लिया। लेकिन जैसे ही पोटैटो और अनियन दोनों साथ में आ गए तब दो वेरिएबल बन गई। तब मैं क्या कर सकता हूं, इस अनियन को गायब करके, ठीक है, इसके जगह पे कितने पोटैटो आ सकते हैं वो रख सकता हूं। और मैं ये आपको बता चुका हूं अभी कि अगर मैं एक अनियन रिटर्न करूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे वापस, दो पोटैटो वापस मिलेंगे। इसका मतलब ये है, पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन ये थी, ठीक है, ये थी। अगर मैं अनियन गायब कर दूं तब मुझे क्या मिलेंगे, दो पोटैटो मिलेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, अनियन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सेम एग्जैक्टली यही, ये मेथड जो है इस तरीके से ही वर्क कर रहा है कि अनियन को उसने सब्स्टिट्यूट करके हमने दो पोटैटो रख दिए। इसका मतलब क्या हो गया, अब मेरे पास क्या है, तीन पोटैटो हैं और प्राइस तो अभी भी वही रहेगा ना, इक्वेशन नहीं बदली है मैंने, सिर्फ अनियन बदला है, पोटैटो रखे हैं। 3 पोटैटोस कितने रुपीस के हो गए, 90 रुपीस के हो गए। तो सिंपली एक पोटैटो कितने का हो जाएगा, 30 रुपीस का हो जाएगा। ये 30 रुपीस का, ये 30 रुपीस का, ये 30 रुपीस का, तो 90 रुपीस। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसको याद रखना। अब हम अनियन की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी हो गई है, 30 रुपीस हो गई है। तो पहली वाली इक्वेशन में जाओ। अब मुझे ये दो वेरिएबल हैं, ये 90 रुपीस के थे, ठीक है। अब क्या मुझे इन दोनों में से किसी का प्राइस पता है, हाँ अब इसका प्राइस पता है। जब ये 30 रुपीस का है, ठीक है, तो सिर्फ अनियन कितने रुपीस का हो जाएगा, 30 उधर जाके जब माइनस का होगा तो ये कितने का हो जाएगा, 60 रुपीस का हो जाएगा। यानी अनियन जो है वो 60 रुपीस का है, पोटैटो जो है वो 30 रुपीस का है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क करता है, ठीक है। ओके, तो सब्जियां भी कट गई, खाने भी बन गए, तो क्यों ना अब थोड़ी सी मैथ पढ़ी जाए, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिंपली हमने क्या करा, अभी जो हमने ये किया कि अनियन के बदले हमने दोनों के दोनों पोटैटो रख दिए। उससे क्या हुआ कि हमारे पास 3 पोटैटो हो गए, यानी कि सिंपली एक वेरिएबल हो गया एक इक्वेशन में। एक वेरिएबल वाली इक्वेशन क्यों है आसान सॉल्व करना, क्योंकि उस वेरिएबल को वहीं रोक लो, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाओ। क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो जितनी भी चीज़ें उधर ले जाओगे वो सारे कॉन्स्टेंट होंगे। कॉन्स्टेंट का प्लस माइनस करोगे तो एक्जैक्टली एक नंबर देंगे, यानी कि वो वेरिएबल उस नंबर के बराबर हो गया। कितना आसान है सॉल्व करना। इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, बहुत आसान है सॉल्व करना। लेकिन दो वेरिएबल है तो इंपॉसिबल है सिर्फ एक इक्वेशन से सॉल्व करना। तब क्या करोगे आप, दूसरे इक्वेशन की हेल्प लेके इसको एक वेरिएबल वाला बनाओगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या तरीका होता है, सिंपली हमें यह दिया हुआ है कि x = 2y है, तो हमने इस इक्वेशन को पढ़ लिया,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, तो x की जगह पे, जैसे हमने अनियन की जगह पे वहां पे 2 पोटैटो रख दिए थे क्योंकि एक अनियन 2 पोटैटो के बराबर था, ऐसा ही यहां पे केस है कि एक x 2y के बराबर है। जब दोनों चीजें बराबर हैं तो तुम तराजू के एक साइड में x रख दो या फिर ये दूसरे वाला हैंड रख दो, कुछ चेंज नहीं आएगा, वो दोनों वेट में बराबर ही है। तो हम x की जगह पे 2y लिख सकते हैं। ठीक है, 2y लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर है। तब तुम सॉल्व कर लो इसको, 2 2 जा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में आप एक चीज दिखते होगे, क्या केस पे एक ही वेरिएबल बचा, 4 और 3 7y इज इक्वल टू 100 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 7। हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब चाहो तो y की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, x तब भी मिल जाएगा, या फिर यहां पुट कर दो। ये छोटी इक्वेशन है, मैं इसमें पुट कर देता हूं। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करना, इक्वेशनों के नाम दे देना 1 and 2 और लिखते चले जाना आप क्या क्या कर रहे हो, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, सिंपली मैं लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। अभी सिर्फ टॉपिक्स को समझ लो। सिंपली आप क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन में आपको x इज इक्वल टू 2y, क्योंकि y की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो y की वैल्यू रख दो तो x की भी मिल जाएगी। तो x की कितनी हो गई आपकी, 200/7 हो गई। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क करता है। मैंने ये भी बता दिया कि स्टेप क्या है, मैंने ये भी बता दिया कि आपको वो कैसे वर्क करता है अनियन और पोटैटो का एग्जाम्पल लेके। और ले लेते हैं जिससे और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन में से हमें किसी एक इक्वेशन को टारगेट बनाना है। टारगेट क्या करना है कि उसको एक वेरिएबल वाला बना दें। जैसे हमने अनियन को हटा के पोटैटो रखे थे, पूरी इक्वेशन को हमने क्या बनाया था, एक वेरिएबल वाला बना दिया था। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, किसी भी एक को टारगेट करना है। मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ कि मुझे इसको एक वेरिएबल वाला बनाना है। एक वेरिएबल बनाने के लिए या तो x गायब करके कोई चीज लिख दो या y गायब करके कोई चीज लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है कि x गायब कर रहे हो या फिर y गायब कर रहे हो, उसके जगह पे कुछ लिख रहे हो। ठीक है, अब तुम इसी इक्वेशन से x या y की वैल्यू मत निकालना, बल्कि दूसरी इक्वेशन यूज करना आप x या y की वैल्यू निकालने के लिए। आप कुछ भी निकाल सकते हो, पूरी छूट है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ या फिर y की निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये डिवाइड में नहीं जाएगा फिर। तो माइनस का y इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये पूरा क्योंकि माइनस का है इसके साथ में, सॉरी ये पूरा, ये प्लस का है, उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। तो माइनस के y की वैल्यू 30 माइनस 2x हो गई, लेकिन प्लस का y चाहिए तो सिंपली क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी की पूरी इक्वेशन को दोनों साइड में। इससे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू, जब ये माइनस इस वाले से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 30 बना देगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 2x बना देगा। अगर आपको ये नई चीज लग रही है तो आपके टीचर ने ऐसे बताया होगा कि इसको यहाँ प्लस कर दो, इसके साइन उल्टे कर दो। वो एक्चुअल में इस तरीके से ही वर्क करता है कि माइनस की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इक्वेशन में दोनों साइड आप किसी सेम चीज का मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको ऐसे समझो, आपके पास तराजू टाइप कोई वेइंग मशीन जो होती है उसके 2 पलड़े हैं। ठीक है, वो दोनों बराबर हैं। अब आप इधर भी 2 किलो डाल दो, इधर भी 2 किलो डाल दो, तो क्या वो पलड़े ऊपर नीचे जाएंगे? नहीं, बराबर रहेंगे, क्योंकि आपने दोनों की दोनों इक्वेशन की दोनों साइडों पे सेम वेट लगा दिए हैं। ठीक है, या फिर 2-2 किलो निकाल लो आप उसमें से, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, माइनस कर दो, प्लस कर दो, फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है, वो पहले से इक्वल थे। आपने दोनों तरफ इक्वल वजन डाल दिया है, इसीलिए आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड कर दिया, या दोनों तरफ 5 प्लस कर दिया, या दोनों तरफ 6 या 5 या 4 माइनस कर दिया, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशनों में आप मैथ में बहुत यूज होते हुए देखोगे कि वो दोनों इक्वेशनों के दोनों साइड में कभी मल्टीप्लाई कर दे रहा है, कभी डिवाइड कर दे रहा है। क्यों करते हैं? ताकि वो हमें इक्वेशन वैसी मिले जैसे हम चाह रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो सिंपली y क्या हो गया, माइनस का 30 प्लस का 2x। अब पॉलिनोमियल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा करो, तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है गलत है लिखा हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा लगने के लिए 2x माइनस 30 लिख लो। ठीक है, अब दिक्कत थोड़ी नहीं है, 30 इधर को ले गए, 2x इधर को ले आए, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना मतलब क्या है, यानी कि डिग्री 1 वाला पहले, उसके बाद जो है डिग्री 0 वाली लिखनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा एक तरीके से। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2x माइनस की 30। ठीक है, तो y की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई है, नंबर वाली वैल्यू तो नहीं आई है, तो इसका मतलब हमें सब्स्टिट्यूट तो करना है। वैसे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, पहली वाली इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकाला है। मैं ये बता दूंगा अभी आपको कि उसी इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो किसके जगह पे लिखोगे, 2x ऐसे ही लिखे रहने दो, y की जगह पे ये पूरी चीज लिख दो। ठीक है, तो y की जगह पे पूरी चीज लिखने का मतलब ये हो गया 2x माइनस का 30 इज इक्वल टू 100। अब सॉल्व कर लोगे, हाँ कर लोगे, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। 2 2 4x इज इक्वल टू 100। ये 30 को उधर ले जाके मैं प्लस का कर दिया,
तो कितना हो गया ये x इज इक्वल्स टू 100 प्लस 30 130 डिवाइडेड बाई 4। x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब किसी इक्वेशन में रख दो आप, क्योंकि x की नंबर वाली वैल्यू आ गई है ना, आप किसी में भी रख दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैं इस वाली इक्वेशन में या फिर इस वाली इक्वेशन में ही रख के निकाल लेता हूँ। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 है मेरे पास। अब मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 130/4 प्लस के y इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो 2 2 जा 4 मैं डिवाइड क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअल में बीच में मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई होती है तो ये पूरी एक टर्म होती है। अगर सिंगल टर्म है काटापीटी कर सकते हो, मतलब 1/2 प्लस 1/4 है, तब आप इसको, या फिर ऊपर 4 है 1/2 4/4 है, तो उसको आप ऐसे नहीं काट सकते इससे। ये क्यों? क्योंकि ये टर्म अलग अलग हो गई। आप टर्म्स के अंदर ही काटापीटी जितनी चाहो कर लो। 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4/9 है, और ये पूरी एक ही टर्म तो है, प्लस 1/2 है। इससे कुछ नहीं कर सकते इधर का, लेकिन इसके अंदर ही अंदर कुछ भी कर सकते हो। इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, ठीक है, सिंपली, या फिर इसको इससे काट दो, तो टर्म्स के अंदर आप कैंसिल आउट कर सकते हो, बाहर नहीं। तो ये सिंपली एक टर्म है, उसके अंदर मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 130/2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 130/2 हो गया। एलसीएम निकाल के आप सॉल्व कर लोगे, सिंपली आंसर आ जाएगा। तो x का आंसर यहां से आ गया, y का आंसर यहां से आ गया। मैंने रैंडमली इक्वेशन लिखी है, ये हो सकता है कोई कैलकुलेशन एरर हो गई हो, आप प्लीज चेक कर लेना। तो सिंपली आपने क्या समझा पूरे उससे, कि सिंपली हमारे पास दो इक्वेशनें होंगी, कंसिस्टेंस हो सकती हैं, इनकंसिस्टेंस हो सकती हैं। अगर कंसिस्टेंस है और इंटरसेक्टिंग है तो हम ग्राफ वाला मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फीजिबल नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर हम गलत पढ़ सकते हैं उस ग्राफ को, इसीलिए बहुत फीजिबल आंसर नहीं है। हमने एक और तरीका ढूंढा, इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, उसको मैंने आपको बिल्कुल समझा चुका हूं कि किसी भी एक इक्वेशन को आप सिंगल वेरिएबल वाला बना लो। कैसे बनाओगे? सब्स्टिट्यूट करके। एक और मेथड आएगा अभी, एलिमिनेट करके। सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगी, उसको फिर से रखोगे किसी भी इक्वेशन में, दूसरे वेरिएबल की भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पूरा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ओके। तो कुछ जीनियस माइंड ऐसे सोचते होंगे कि हमारे पास दो इक्वेशनें हैं, ठीक है, हमने इसको टारगेट बनाया और यहीं से वैल्यू क्यों ना निकाल लें, मतलब x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई हमने करा, यहां से x की वैल्यू निकाली। क्यों ना हम ऐसा करें कि इसी में ही x की वैल्यू पुट कर दें, तब भी तो आंसर आ सकता है। तब तो जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग से वो फेल हो जाएगा कि मुझे लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए। भाई मैंने इसी से वैल्यू निकाली, इसी में पुट करी, यानी इसी में सब्स्टिट्यूट कर दी। बहुत बढ़िया तरीका हो गया। चलो कर लो, आपकी भी दिल की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। ये करा हमने, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। इस बॉक्स की जगह पे हम ये पूरा बॉक्स रख सकते हैं, रख लो। 3 माइनस का वाई प्लस का वाई इज इक्वल्स टू 3। अब क्या देखा आपको, ये माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल आउट हो गया। वेरिएबल कहाँ गया? अपने घर। अब कैसे बताओगे कि वेरिएबल की वैल्यू है क्या? तो आपने इसमें पता है क्या करने की कोशिश की है? अगर आप कभी सोचा हो, मैंने तो सोचा था बचपन में, कि जो मोटर है, ठीक है, मोटर डीसी मोटर होती है, रिमोट कंट्रोल कार्स वगैरह में बहुत होती है, तो उसमें क्या होता है कि आप करंट दोगे तो वो चलने लगेगी, और अगर आप हाथ से उसको घुमाओगे तो उसमें करंट बनेगा, करंट इंड्यूस होगा। आप 11th और 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे किस तरीके से करंट इंड्यूस होता है, 12th क्लास में मेनली। ठीक है, जब आप मोटर को घुमाओगे तो उसमें करंट इंड्यूस होने लगेगा। आप जुबान पे लगाते हो, झटका सा लगता है, या फिर कोई बल्ब लगाओगे, एलईडी बल्ब लगाओगे, तो घुमाओगे मोटर को तो उसमें करंट बनेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मोटर को करंट चाहिए चलाने के लिए, और मैं चलाऊंगा तो मोटर में करंट बनेगा। तो मोटर में मैंने तार बांधे, तार दोबारा से मोटर में लगा दिए। फिर मेरे दिमाग में ये चला कि जब मैं मोटर को घुमाऊंगा तो उसमें करंट बनेगा, वो करंट तार में जाके फिर दोबारा से मोटर में आएगा। जब मोटर में करंट आएगा तो मोटर चलेगी, जब मोटर चल रही है तो उसमें करंट बनेगा। तो इस तरीके से करंट इन्फिनाइटली सॉल्यूशन पे चला जाएगा। इस चीज को परपेचुअल मशीन कहते हैं। फिर मैंने अब जाके इसके बारे में जब पढ़ा तो पता लगा ये परपेचुअल मशीन अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम परपेचुअल मशीन बना दें। परपेचुअल मशीन मतलब एक बार तुम एनर्जी दे दी स्टार्ट करने के लिए, बस वो फिर जिंदगी भर चलती चली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, एनर्जी लॉस होती है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंटली होती है। इफिशियंसी किसी भी चीज़ की 100% नहीं होती है। 11th क्लास में पढ़ेंगे, जाके फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या कर रहे थे आप, मोटर घुमाई, करंट बनाया, उसी करंट से मोटर घुमाई, जब मोटर घूम गई तो उससे करंट बना, तो आप इन्फिनिटली लूप में जा रहे हो, परपेचुअल मशीन बना रहे हो। आपने इसमें भी परपेचुअल मशीन बनाने की कोशिश कर दी कि इसी से चीज निकाली और इसी में लगा दी, इसी का पाइप निकाल के इसी में लगा दिया, पेट्रोल की टंकी जो है वो खत्म ही नहीं होने वाली कभी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। आपने देख लिया क्यों नहीं हो सकता। अब इसमें भी सोच सकते हो, कर लो इसमें, ठीक है। 5x इज इक्वल्स टू y है, तो y की जगह पे 5x रख दो, 5x से 5x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो इसलिए हमें दो इक्वेशन यूज करनी ही पड़ेंगी। एक इक्वेशन पे हम टारगेट बनाएंगे कि हमें किसको सिंगल वेरिएबल वाला बनाना है, उससे ही x की या y की वैल्यू नहीं निकालेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन से निकालेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इतना ही था, अनियन और पोटैटो, और हम मिलते हैं आपको एलिमिनेशन मेथड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।